हेलो दोस्तों, तो ये है अटल पथ और स्वागत करती हूँ एक नए मुद्दे के साथ। हलचल तेज हो चुकी है और चुनावी शंखनाद बज चुका है। जी हाँ, बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान होते से ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बता देते हैं कि अब सभी पार्टियां अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हो गई है। कहीं राहुल गांधी अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी पार्टी को लेकर लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बता देते हैं कि चुनावों का ऐलान होते ही आचार संहिता भी लग गई है, तो वहीं राहुल गांधी की यात्रा का भी समापन हो चुका है। तो पीएम मोदी की भी जो यात्राएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि दोनों ही पार्टी ने कितनी तैयारियां की हैं इस चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि अब इंडिया अलायंस बन चुका है जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो चुका है जीत हासिल करने के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर इंडिया अलायंस सक्सेसफुल हो पाएगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर भी भारी पड़ सकते हैं? हालांकि ये बात तो अब हमें चुनाव का जो रिजल्ट है तभी पता चलेगा, लेकिन इससे पहले अब जो चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है उसके बारे में मैं विस्तार से आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आखिर कब से कब तक चुनाव है, किस राज्य में कब चुनाव होंगे और कितने तरीके से वह चुनाव किए जाएंगे, कितने स्तर से वह चुनाव होंगे, कितनी श्रेणियों में ये चुनाव किए जाएंगे, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। चलिए, तो इस डिटेल को जानने के लिए पहले फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए ऐसे ही खास बड़ी खबरें। आप हमें इतना पूछ रहे तो चप 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 कर कर उनको 4 सवाल तो पूछो, बिठाओ यहाँ पर। आई नहीं, इनवाइट किया था, आई नहीं कोई, बोला क्या करें। नहीं, बट उसमें ना सर वो लोकतंत्र के महापर्व की रणभेरी बज गई है। बता दें कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरा चुनाव 7 फेज में होगा और पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। देश भर में इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी, जबकि 4 जून को नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये कहा है कि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई और 5वां फेज 20 मई, 6वां फेज 25 मई और 7वां चरण का मतदान 1 जून को होगा और वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी, यानी कि जो रिजल्ट होगा वो 4 जून को आएगा। देश भर में कब कब और कहां चुनाव होने हैं ये मैं आपको बता देती हूं। पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी और इसके साथ ही 10 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं बता देती हूँ दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर मतदान होगा और इसके साथ ही 4 राज्यों में मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं बात करते हैं तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर मतदान होगा और इसके साथ ही 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो जाएगा। वहीं चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान पूरा हो जाएगा। 5वें चरण में 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी और इसके साथ ही 3 और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो जाएगा। वहीं 6वें चरण में 25 मई को 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होगा और इस चरण के साथ 2 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान संपन्न होगा। वहीं 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी और उसके साथ ही 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर किस जगह पर कब चुनाव होंगे, किस राज्य में कब चुनाव होंगे और उस चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। चलिए, अब हम बात करेंगे पहले दिल्ली एनसीआर की। तो दिल्ली एनसीआर में कब चुनाव होगा, कब वोटिंग होगी, तो बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर की सीटों पर वोटिंग की तारीख सामने आ चुकी है। दिल्ली में एक ही चरण में वोटिंग होगी, यहाँ पर 25 मई को मतदान होगा, जबकि उत्तर प्रदेश की नोएडा और गाजियाबाद में 26 अप्रैल को मतदान होगा। उधर हरियाणा की गुड़गांव और फरीदाबाद सीट पर भी 25 मई को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली की सभी 7 सीटें और गुड़गांव, फरीदाबाद और उन सभी पर 6वें चरण में 25 मई को वोटिंग होगी और 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 मई है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मई है। इसी तरह गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 4 अप्रैल होगी। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 8 अप्रैल होगी, तो वहीं 26 अप्रैल को वोटिंग होगी।
उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में वोटिंग होने वाली है। जी हाँ, आपको बता देते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वहां पर 7 चरणों में वोटिंग होने वाली है। उत्तर प्रदेश देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है। यहाँ से सबसे ज्यादा यानी कि 80 लोकसभा सीट आती हैं और इसीलिए राजनीति में कहावत भी है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का सफर तय होता है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों की वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को मतगणना होगी यानी कि नतीजे आएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का, 7 मई को तीसरे चरण का और 13 मई को चौथा चरण, 20 मई को 5वां चरण, 25 मई को 6वां और 1 जून को 7वां यानी कि आखिरी चरण का मतदान होगा। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार की 40 सीटों पर 7 फेज में वोटिंग होने वाली है। चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव की तारीखों का जो ऐलान कर दिया है उसमें बिहार की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें बिहार में होने वाला जो चुनाव है वो भी खासा महत्व रखने वाला है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव होंगे और इसकी डेट शीट सामने आ गई है। बिहार में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट होने वाले हैं। वहीं अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग होगी। जी हाँ, बता देते हैं कि चुनाव आयोग ने जो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है उसमें मध्य प्रदेश की जो भूमिका रहेगी उसमें 4 चरण में चुनाव होंगे। आम चुनाव 7 चरणों में संपन्न होगा। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में 29 सीटों के लिए 4 चरण में चुनाव संपन्न होने जा रहा है। प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण में 6 सीटों के लिए मतदान होगा और उसके बाद 26 अप्रैल को 7 सीटें, 7 मई को 8 सीट और फिर 13 मई को बची हुई 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 4 चरणों में ही चुनाव हुआ था। किस सीट पर कब चुनाव होगा ये मैं आपको बता देती हूँ कि पहले चरण में 19 अप्रैल को सीधी शहडोल, जबलपुर, मजरा, बालाघाट और छिंदवाड़ा में वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में मतदान होगा। इसके अलावा तीसरे चरण यानी कि 7 मई को मोरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा और भोपाल में वोटिंग होगी। वहीं चौथे चरण यानी कि 13 मई को देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में मतदान किया जाएगा। साल 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस एकमात्र छिंदवाड़ा सीट पर विजय हासिल कर सकी थी और इस चुनाव में बीजेपी को 58%, कांग्रेस को 34.50% और बसपा को 2.38% वोट मिले थे। और इस बार चुनावी तारीखों के ऐलान से बीजेपी अपने सभी 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक 10 प्रत्याशी ही घोषित किए हैं। मध्य प्रदेश में इस बार 5,63,40,064 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले 2023 के विधानसभा चुनाव में 5,60,00,000 मतदाता थे, लेकिन 4 महीने में 3 लाख वोटर्स बढ़ चुके हैं। और कुल वोटर्स में पुरुषों की संख्या 2,89,51,705 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2,73,87,122 है। बताते चलें कि भाजपा ने सूबे की सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने इस बार 14 नए चेहरे उतारे हैं और 15 सांसदों को दोबारा रिपीट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतार डाला है। उधर कांग्रेस पार्टी ने 10 उम्मीदवार घोषित किए हैं और 18 कैंडिडेट्स के नाम और घोषित किए जाने हैं, जबकि 1 सीट खजुराहो समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी जानी है। ये तो मैंने आपको मध्य प्रदेश का हाल बता दिया, लेकिन अब हम कंटिन्यू आगे करते हैं और बताते हैं कि महाराष्ट्र में 5 चरणों में वोटिंग होने वाली है। महाराष्ट्र में 5 चरणों में जो मतदान होगा, यहाँ पर 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को वोटिंग होगी और यहाँ पर 48 सीटों के लिए घमासान शुरू हो चुका है। अब बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में 2 फेज में मतदान होगा। अगर राजस्थान की बात करें तो राज्य की सभी 25 सीटों पर लोकसभा का चुनाव 2 फेज में कराया जाएगा।
राजस्थान में आम चुनाव 2024 के लिए वोटिंग 2 चरणों यानी कि 19 और 26 अप्रैल को होगी। राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर तो वहीं दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होने वाली है। वोटों की गिनती 4 जून को होगी और इसके साथ ही मालूम पड़ जाएगा कि देश की सत्ता पर अगले 5 साल के लिए किस पार्टी का शासन होने वाला है। वहीं बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 19 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं, जहां पर एक तमिलनाडु की जो बात है तो वहां पर पहले फेज में ही वोटिंग होगी। तमिलनाडु में पहले फेज यानी कि 19 अप्रैल को चुनाव है और यहाँ पर 39 सीटों पर एक साथ ही एक दिन में ही वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 39 सीट में से 7 आरक्षित सीट है। तमिलनाडु में 20 मार्च को अधिसूचना जारी हो जाएगी। वहीं 27 मार्च को यहाँ पर नामांकन की आखिरी तारीख है। तमिलनाडु में 6 करोड़ 18 लाख कुल मतदाता हैं और इनमें से 3 करोड़ 14 लाख महिला और 3 करोड़ 3 लाख पुरुष मतदाता शामिल हैं। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है और यहाँ पर 2019 के चुनाव में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की गठबंधन में 39 में से 38 सीट हासिल की थी। केरल में डीएमके कांग्रेस नेतृत्व के यूपीए की प्रमुख पार्टी है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ता था। बता दें कि बीजेपी व अन्य घटक दलों का यहाँ पर खाता तक अभी तक नहीं खुल पाया था। अब बात आती है गुजरात में कब वोटिंग होगी, तो बता दें कि गुजरात की वोटिंग जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी खास मानी जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं गुजरात मोदी का गढ़ है, जिसके बाद ये काफ़ी खास माना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में लोकसभा की सभी 26 सीटों पर एक ही दिन मतदान होगा। गुजरात की सभी सीटों पर तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को वोट डाले जाएंगे। गुजरात सहित देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती 4 जून को होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य यानी कि गुजरात में लोकसभा की सभी 26 सीटों पर एक ही दिन में मतदान होगा। गुजरात की सभी सीटों पर तीसरे चरण 7 मई को वोट डाले जाएंगे। गुजरात सहित देश के सभी 543 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती 4 जून को होगी। वहीं अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, अमरेली, आणंद, बनासकांठा, बारडोली, भरूच, भावनगर, छोटा उदयपुर, दाहोद, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, खेड़ा, महेसाड़ा, नवसारी, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा, बालसान, इन सभी जगह पर एक ही चरण में वोटिंग होने वाली है। अब छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है और राज्य की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को एक सीट पर वोटिंग होगी और इसके बाद दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को 3 और 7 मई को सूबे की 7 सीटों पर मतदान होगा। दिल्ली में निर्वाचन आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा 11 सीटों के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है और राज्य की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को एक सीट पर वोटिंग होगी और इसके बाद दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को 3 और 7 मई को सूबे की 7 सीटों पर मतदान होगा। चुनावी नतीजे 4 जून को आ जाएंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर एसटी सीट पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को राजानंदगांव, महासमुंद और कांकेर एसटी सीट पर मतदान होगा। इसके अलावा तीसरे चरण को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर सीट पर वोटिंग होगी। बताते चले कि बीजेपी सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और उधर कांग्रेस ने 6 प्रत्याशियों का भी ऐलान किया था। इसके अलावा जबकि 5 सीटों पर अभी घोषणा बाकी है। पश्चिम बंगाल की सीटों की तरफ अगर रुख करें तो पश्चिम बंगाल में 7 फेज में वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में जो वोटिंग होने वाली है उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में कब कब वोट डाले जाएंगे इसकी तारीखें भी सामने आ गई हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40.3% वोट शेयर के साथ 42 में से 18 संसदीय सीट पर जीत हासिल किया था। टीएमसी 43.7% वोट शेयर के साथ 22 सीटें जीत चुकी थी और कांग्रेस पार्टी 5.7% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर विजय लेकर आ पाई थी। अब बात करेंगे तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कब वोटिंग होगी ये मैं आपको बताती हूँ। तेलंगाना में एक ही चरण में चुनाव होगा। यहाँ पर चौथे चरण के दौरान 13 मई को वोटिंग होगी और यहाँ नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
25 अप्रैल, नामांकन की जांच 26 अप्रैल और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल होगी। तेलंगाना में एक ही चरण में चुनाव होगा और यहाँ पर चौथे चरण के दौरान 13 मई को वोटिंग होगी। और बताते चलें कि देश भर में पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल और दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। तीसरे चरण की जो वोटिंग है वो 7 मई, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई, छठवें चरण की वोटिंग 25 मई और सातवें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। वहीं मतगणना 4 जून को होगी। तेलंगाना में चुनाव की महत्वपूर्ण जो तारीखें हैं, तेलंगाना में लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और 17 अधिसूचना जारी होने की तारीख 18/4/2024, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25/4/2024 और नामांकन जांच 26/4/2024, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 29/4/2024 होगी और मतदान की तिथि 13/5/2024 और 18 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 25 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे नामांकन। जी हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यहाँ पर कहा है कि चुनाव के लिए पूरी टीम तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे, 10,05,000 पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये उठ रहा है मतदाताओं के मन में कि आम चुनाव के साथ इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे या फिर नहीं। आम चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव 19 अप्रैल को ही होंगे। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव 13 मई को, ओडिशा विधानसभा के चुनाव 4 चरणों में यानी कि 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। राजीव कुमार ने 2 नए चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू की मौजूदगी में कहा कि 26 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव भी होंगे। वहीं देश के 3 राज्य यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में यहाँ पर मतदान किया जाएगा। अब जैसा कि आप सभी को मैंने बता दिया है कि चुनाव की प्रक्रिया किस राज्य में किस तरीके से होने वाली है, तो अब इसके बाद ये भी है कि चुनाव प्रचार भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव प्रचार में बच्चों के लिए यहाँ पर बिल्कुल सख्त पाबंदी लगा दी गई है। अगर यहाँ पर बच्चों को चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इस पर सख्त कार्यवाही भी की जा सकती है। इसीलिए बच्चों को यहाँ पर चुनाव के इस्तेमाल के लिए अनुमति नहीं दी गई है। सीईसी ने यहाँ पर कहा है कि चुनाव प्राधिकरण 4M की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वहीं बाहुबल, धनबल, गलत सूचना और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, साथ ही कहा गया है कि पार्टी से अपील किया गया है कि वे प्रचार के दौरान मर्यादा बनाए रखें और व्यक्तिगत हमलों से बचें। वहीं सीईसी ने यह कहा है कि प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और चुनाव निगरानी संस्थान इस मामले में बहुत सख्त होगी। उन्होंने यह भी कह डाला है कि समाचार के रूप में विज्ञापन देने की अनुमति भी यहाँ पर नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आचार संहिता लागू हो चुकी है और जिसके मद्देनजर इन सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया जा रहा है। अब चुनावी प्रक्रिया के मद्देनजर यहाँ पर 3,04,000 सीएपीएफ कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में राज्य पुलिस बलों के साथ 3,04,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों की तैनाती होगी। राजनीतिक रूप से अस्थिर पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ के सबसे ज्यादा यानी कि 92,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होंगे और इसके बाद आतंकवाद प्रभावित जम्मू और कश्मीर में 63,500 कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जहां पर 5 चरणों में मतदान होगा। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में 36,000 जवान तैनात किए जाएंगे और जहां पर 3 चरणों में मतदान होगा। राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग ने राज्यों के सीईओ के अनुरोध पर विचार किया और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीएपीएफ की अधिकतम यानी कि 3,400 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है। एक सीएपीएफ कंपनी में लगभग 100 कर्मी शामिल होते हैं और अगले कुछ दिनों में पूरी फोर्स जुटाने का काम भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा। बताते चलें कि भाजपा एनडीए चुनाव के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर कर चुकी है। जी हाँ, इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ गया है। ईसी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और हम भाजपा एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम सभी क्षेत्रों में सुशासन के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर लोगों के पास जा रहे हैं। 10 साल पहले हमारे सत्ता संभालने से पहले भारत के लोग INDI गठबंधन के दयनीय शासन के कारण ठगा हुआ और निराशा महसूस कर रहे थे। कोई भी क्षेत्र घोटालों और नीतिगत पंगुता से अछूता नहीं है और विश्व की भारत का जिन्होंने भारत छोड़ दिया था
और वहां से यह एक शानदार बदलाव उन्होंने दिखाया है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो इस वीडियो के जरिए जिस तरीके से मैंने आपको पूरे चुनाव की प्रक्रिया बताई है, इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तारीख को कब चुनाव होंगे, किस राज्य में कब होगा इलेक्शन और कब रिजल्ट आएगा। ये तो सभी को पता है कि 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा, जिसको लेकर अब सभी लोग काफी ज्यादा उत्साहित भी हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि अब यहाँ पर पार्टियों की सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से आचार संहिता लग चुकी है, तो उसके बाद अब ज्यादा आप किसी भी तरीके का कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके का बैनर आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, या जो भी चीजें हैं, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब पार्टियां अपनी जोर लगाने के लिए पूरी तैयारी में हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर इस चुनाव में किसको जीत मिलती है और कौन जीत का झंडा फहरा सकता है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी ज्यादा मतों से जीत हासिल होगी, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि यहाँ पर कार्यों के अगर देखा जाए किस तरीके के कार्य हुए हैं, भारत में किस तरीके की चीजें हो रही हैं, उन सभी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ जो वोटिंग है, जो वोट है, वो ज्यादा ट्रिल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलड़ा ज्यादा भारी हो। खैर, अब देखना यह होगा कि आखिर राहुल गांधी अपनी INDIA गठबंधन से किस तरीके से बीजेपी को हरा पाते हैं, या फिर उसमें भी असफल होते हैं, या फिर बीजेपी अपनी सफलता को लगातार बनाए रखती है। तो ये हमारा आज का वीडियो था इलेक्शन से जुड़ा हुआ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके साथ लाती रहूं और आप ऐसी वीडियोस को देखकर शेयर करते रहें।